हेलो बच्चों, हेलो एवरीवन। मैं अभिनव जैन फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं फिजिक्स फंडे की इस वीडियो में, जिसमें आज हम फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड और उस पर कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। लास्ट वीडियो जिस बच्चे ने नहीं देखी है प्लीज उसको सबसे पहले देखो। लास्ट जो हमने वीडियो करी है उसमें फ्रिक्शन की डायरेक्शन के बारे में हमने जाना है कि फ्रिक्शन को फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर किस तरह से इंक्लूड किया जाता है, किस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगती है, जिसका बेसिक कंसेप्ट एक बार मैं दोबारा रिवाइज करवा देता हूं कि फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन को या स्लिपिंग को अपोज करने के हिसाब से लगती है। अब वो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा और उसके टाइप्स क्या होंगे, किन किन बातों पे वो डिपेंड करेगी, किन किन बातों पे वो नहीं करेगी, उनकी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। और न्यूमेरिकल्स हम करने वाले हैं इस वीडियो में एज यूजुअल, इजी लेवल से टफ लेवल तक। तो स्टार्ट करते हैं। काइनेटिक एंड स्टैटिक फ्रिक्शन, द टू टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। तो देखो बच्चों, डेफिनेशंस काइनेटिक और स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है। व्हेन टू सरफेसेस आर इन कांटेक्ट एंड आर एक्चुअली स्लिपिंग ओवर ईच अदर, दो सरफेसेस अगर सचमुच स्लिप कर रहे हैं एक दूसरे पे, रिलेटिव मोशन है एक सरफेस के रिस्पेक्ट में दूसरे की, तो जो फ्रिक्शन एक्ट करती है उन दोनों सरफेसेस के बीच में, दैट इज कॉल्ड एज काइनेटिक फ्रिक्शन। और अगर दो सरफेसेस कांटेक्ट में हैं सच दैट उनके बीच में स्लिपिंग की टेंडेंसी है, सचमुच की स्लिपिंग नहीं हो रही बट स्लिपिंग होना चाह रही है, रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी है, तो हम बोलेंगे देन द फ्रिक्शन इज सेड टू बी स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो आई होप क्लियर होंगी चीजें। डेफिनेशन क्या है, सचमुच अगर दो सरफेस स्लिप करें, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में स्लिप करें, दैट मींस काइनेटिक। एंड अगर स्लिपिंग की टेंडेंसी हो और एक्चुअल स्लिपिंग एब्सेंट हो, एक्चुअल स्लिपिंग एब्सेंट होने का क्या मतलब होता है, या तो मोशन ही ना हो दोनों सरफेसेस की बढ़िया, या फिर अगर मोशन है तो दोनों साथ साथ चल रहे हैं और रिलेटिव मोशन जीरो हो, रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो, तो दैट इज कॉल्ड एज नो स्लिपिंग या टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग। ठीक है, देन द फ्रिक्शन इज स्टैटिक फ्रिक्शन। अब इनके मैग्नीट्यूड्स वगैरह क्या होंगे, डायरेक्शन क्या होंगी, डायरेक्शन की वही अपनी पिछली बात, बोथ काइनेटिक एंड स्टैटिक दोनों ही फ्रिक्शंस कुछ इस हिसाब से लगती हैं कि फ्रिक्शन हमेशा स्लिपिंग को या रिलेटिव मोशन को या उनकी टेंडेंसी को अपोज करती है। इस पे अपन ने पिछली वीडियो में बहुत सारे इलस्ट्रेशंस देखी, फ्री बॉडी डायग्राम बनाए अलग अलग सिचुएशंस में, ब्लॉक्स के, पर्संस के। तो जिसने भी डायरेक्शन अगर नहीं सीखी है प्लीज बच्चों पहले पुरानी वीडियो देखो, पिछली वाली। नोट नंबर 2, काइनेटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड क्या होगा। काइनेटिक फ्रिक्शन का जो मैग्नीट्यूड होता है वो प्रिसाइजली डिफाइंड है। काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन। ये म्यू के क्या है, म्यू के इज कॉल्ड एज कॉफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। और ये एन क्या है, जिन दो सरफेसेस के बीच में हम फ्रिक्शन स्टडी कर रहे हैं उन्हीं दो सरफेसेस के बीच की नॉर्मल रिएक्शन होनी चाहिए। इसी की वजह से मैंने नेमिंग करना पिछली वीडियो में जो सिखाया था कि अगर दो सरफेसेस के बीच में तुम n1 नॉर्मल रिएक्शन मान रहे हो तो उन दो सरफेसेस के बीच में भी फ्रिक्शन का भी सिमिलर सिंबल लिखो, F1 लिखो, ताकि तुम्हें F1 इज इक्वल टू म्यू के इंटू N1 लगाना इजी हो जाए। ठीक है, तो जिन दो सरफेसेस के बीच में कांटेक्ट फोर्स स्टडी हो रहे हैं उन्हीं का नॉर्मल रिएक्शन से डायरेक्टली एसोसिएटेड है काइनेटिक फ्रिक्शन, म्यू के इंटू एन। तो फ्रिक्शन भी तुम जानते हो फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन भी फोर्स है, तो ये बीच में जो ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है ये कैसा है, एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, यूनिटलेस कांस्टेंट है, कॉफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन जिसे बोलते हैं। सिमिलरली नोट नंबर 3 में देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग। स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगती है, जब दो सरफेस स्लिप होना चाह रहे हो बट एक्चुअल स्लिपिंग एब्सेंट हो। तो उस केस में जितनी ज्यादा टेंडेंसी होगी उतनी ज्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब जैसे एक ऐसे सोच के देखो, एक सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है कोई, ठीक है, अब इसके ऊपर कोई ब्लॉक रखा हुआ है, ब्लॉक को कोई धक्का मार रहा है, जितना ज्यादा वो टेंडेंसी से मूव करना चाहेगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन एक्ट करेगी। मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई एग्जैक्ट प्रिसाइज फॉर्मूला नहीं है जिससे हम स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू डायरेक्टली फॉर्मूला बना के रख लें और उसे अप्लाई कर सकें। तो स्टैटिक फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स है, डिपेंड करेगा बाकी फोर्सेस पे कि कितना फोर्स बॉडी पे फ्रिक्शन के अलावा लग रहा है अलोंग द सरफेस, उसी के हिसाब से फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट करके स्लिपिंग को रोक लेगी। फ्रिक्शन की इच्छा क्या है, फ्रिक्शन चाहती क्या है, फ्रिक्शन बस स्लिपिंग को रोकना चाहती है। अगर स्लिपिंग रुक जाती है फ्रिक्शन की कम वैल्यू से तो कम वैल्यू ही सही, और अगर ज्यादा वैल्यू लगा के भी फ्रिक्शन नहीं रुक पा रही, सॉरी स्लिपिंग नहीं रुक पा रही, तो फिर काइनेटिक फ्रिक्शन बन जाएगी।
तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो एक सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स है विच हैज अ लिमिटिंग वैल्यू, जिसकी एक मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू इज म्यू एस इंटू एन। म्यू एस क्या है? वही म्यू के जैसा। म्यू एस है कॉफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इनके बारे में अभी बताता हूं मैं क्या होते हैं ये म्यू एस और म्यू के। एन क्या है? वही दो सरफेसेस के बीच की नॉर्मल रिएक्शन। जिन दो सरफेस के बीच में फ्रिक्शन स्टडी कर रहे हैं उन्हीं दो सरफेस के बीच की नॉर्मल रिएक्शन देखनी है। ठीक है बच्चों, नोट नंबर 4 देखो, ये जो म्यू एस और म्यू के हमने स्टडी किए, म्यू एस जो है और म्यू के जो है ये यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ये मैं पहले भी बोल चुका हूं। फोर्स, ये फ्रिक्शन भी फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन एन भी फोर्स है। तो फोर्स और फोर्स का प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट अपने आप में यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस होगा। अब ये म्यू एस म्यू के जो है ये किस पे डिपेंड करते हैं? ये दोनों मटेरियल पे डिपेंड करते हैं जो दो मटेरियल्स कांटेक्ट में। जैसे मान लो एक वुड की टेबल पे एक आयरन का ब्लॉक रखा हुआ है, तो वुड पे भी डिपेंड करेगा और आयरन पे भी डिपेंड करेगा, पेयर पे डिपेंड करेगा, क्योंकि वुड और आयरन के बीच में कितना म्यू एस होगा और कितना म्यू के होगा। ऑब्वियसली उनकी क्वालिटी पे भी डिपेंड करेगा कि मटेरियल किस क्वालिटी के हैं। तो म्यू एस और म्यू के मटेरियल डिपेंडेंट दो कांस्टेंट्स हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन कॉफिशिएंट एंड काइनेटिक फ्रिक्शन कॉफिशिएंट। ठीक है, और ये जो कॉफिशिएंट्स हैं एज वेल एज जो फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड है, ये दोनों ही चीजें, मतलब फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड काइनेटिक फ्रिक्शन में तो वही म्यू के इंटू एन और स्टैटिक फ्रिक्शन में म्यू एस इंटू एन, जो कि लिमिटिंग वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है। ये दोनों ही मैग्नीट्यूड्स जो होंगे और जो ये कॉफिशिएंट्स है म्यू एस म्यू के, ये एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करते हैं। याद रखना है बच्चों, ये ध्यान में रखनी है बात, प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड बात है कि एरिया, कई बच्चे ऐसे सोचते हैं कि ज्यादा बड़ा एरिया होगा तो ज्यादा फ्रिक्शन लगेगी, छोटा एरिया होगा तो छोटी फ्रिक्शन लगेगी। ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंडेंस है। जितना ज्यादा वेट होगा, या नॉर्मल रिएक्शन आइडियली बोले तो नॉर्मल रिएक्शन जितना ज्यादा होगा दो सरफेसेस के बीच में, उतनी ज्यादा फ्रिक्शन होने की संभावना है। स्टैटिक है तो म्यू एस इंटू एन से कम रहेगी, मैक्सिमम म्यू एस इंटू एन तक जा सकती है। तो एन पे डिपेंडेंस है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंडेंस नहीं है। नोट नंबर 5 थियोरेटिकल आखिरी बात, और उसके बाद सवाल स्टार्ट करेंगे हम, कि ये जो म्यू एस और म्यू के हैं ये अलग अलग नाम इनके क्यों हैं? क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट को है ना स्लिपिंग स्टार्ट करवाना ज्यादा मुश्किल होता है देन टू कंटिन्यू द स्लिपिंग। ये एक प्रैक्टिकल फैक्ट है। जैसे अगर एक बॉक्स, हैवी बॉक्स रखा हुआ है, मान लो एक अलमीरा रखी हुई है, उसको हम धक्का दे रहे हैं और वो आगे ग्राउंड पे मूव करना चाह रही है, तो उसकी स्लिपिंग स्टार्ट करवाना ज्यादा मुश्किल काम है। एक बार ही स्लिपिंग स्टार्ट हो जाती है तो स्लिपिंग को कंटिन्यू करवाना इजी रहता है। तो देखो, स्लिपिंग को स्टार्ट करवाने के लिए हमें इस फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को बीट करना होगा। मैक्सिमम फ्रिक्शन किसी बॉडी पे म्यू एस इंटू एन की लग सकती है। अगर ग्राउंड पे खड़े हुए ऑब्जेक्ट का एग्जांपल लें तो म्यू एस इंटू एन की मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकती है। अगर ये बीट हो गई तो उसके बाद स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। स्लिपिंग स्टार्ट होने के बाद ये फ्रिक्शन लगेगी ही नहीं, म्यू के इंटू एन वाली लगेगी। तो बेसिकली प्रैक्टिकली ये जो म्यू एस होता है ये हल्का सा बड़ा होता है म्यू के से। अगेन दोनों पे डिपेंड करेगा, दोनों की वैल्यूज डिपेंड करेंगी मटेरियल्स पे, मटेरियल्स की अपनी प्रॉपर्टीज पे, टेम्परेचर पे, क्वालिटी पे, किस क्वालिटी के मटेरियल है। बट प्रैक्टिकली किसी एक पेयर ऑफ मटेरियल के लिए म्यू एस स्लाइटली बड़ा होता है म्यू के से, ये बात ध्यान में रखनी है इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बट अगर क्वेश्चन सॉल्विंग के अंदर म्यू एस म्यू के अलग अलग नहीं बता रखे या ना ही पूछ रखे, तो हम ये मान लेंगे कि म्यू एस और म्यू के ऑलमोस्ट सेम है, अप्रोक्सीमेटली सेम है, ये इक्वल मानते हुए हम क्वेश्चंस को डील करेंगे अगर कुछ मेंशन्ड नहीं है तो। ठीक है, तो ये बातें बच्चों ध्यान में रखनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला म्यू के इंटू एन, स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला प्रिसाइजली कुछ नहीं है, लेस देन इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। अब वो कैसे लगेगा इसको समझते हैं कुछ इलस्ट्रेशंस के थ्रू। स्टार्ट करते हैं। देखो पहला सवाल, फर्स्ट इलस्ट्रेशन, फाइंड टाइप एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। ये ब्लॉक इनिशियली रेस्ट पे है और इस पे एक कैपिटल एफ फोर्स लगाना शुरू किया हमने हॉरिजॉन्टल राइट, और इसके नीचे जो सरफेस है ग्राउंड है, ग्राउंड का कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ग्राउंड और ब्लॉक के सरफेस के बीच में कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दोनों दे रखे हैं, म्यू एस भी गिवन है, म्यू के भी गिवन है। प्रैक्टिकल जो बात है उसी के हिसाब से डाटा लिया गया है। म्यू एस जो है स्लाइटली ग्रेटर देन है म्यू के से। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, अलग अलग केसेस स्टडी करने हैं
कि भाई अगर हम कोई फोर्स ना लगाएं, पहला केस देखो, अगर F की वैल्यू 0 लगाएं तो फ्रिक्शन कितनी लगेगी और क्या उसका टाइप होगा। तो आराम से स्टडी करो। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, अगर F 0 है, अगर हम कोई फोर्स ही नहीं लगा रहे, कोई फोर्स नहीं लगा रहे, तो देखो इस ब्लॉक के फ्री बॉडी डायग्राम में एक mg वाला फोर्स होगा। mg इज 10 इंटू जी, दैट इज 100, g को 10 ले रहा हूं, और नॉर्मल रिएक्शन लग रही होगी, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, तो नॉर्मल रिएक्शन इस ब्लॉक पे mg को बैलेंस कर रही होगी। वर्टिकल में नेट एक्सलरेशन 0 है, एक्सलरेशन 0 है, तो वर्टिकल में नॉर्मल रिएक्शन और mg एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होंगे। फ्री बॉडी डायग्राम बेहद सिंपल है, पिछली वीडियो में भी हमने बनाया था। ये F फोर्स इसको राइट साइड मूव करवाना चाह रहा है, तो फ्रिक्शन अगर लगी तो लेफ्ट साइड लगेगी, सरफेस के अलोंग लेफ्ट साइड में फ्रिक्शन लगेगी। तो अगर ये कैपिटल F ही 0 है, फर्स्ट केस में अगर ये कैपिटल F ही 0 है, तो कोई इसको मूव ही नहीं करवाना चाह रहा, टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग ही नहीं है ब्लॉक की ऑन द ग्राउंड, तो भाई टेंडेंसी ही नहीं है तो फ्रिक्शन कुछ लगेगी ही नहीं। सिंपल बात है, फ्रिक्शन 0 हो जाएगी, और ये ब्लॉक रेस्ट पे पड़ा हुआ है, वैसे भी नो स्लिपिंग पड़ा हुआ है, टेंडेंसी भी नहीं है F0 होने से, तो स्मॉल f की वैल्यू या फ्रिक्शन की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। बेहद आसान केस। सेकंड केस देखो कि अगर अब सेकंड या ऑनवर्ड्स, सेकंड ऑनवर्ड सारे केस, अब सेकंड ऑनवर्ड सारे केस अगर हमें देखने हैं, f की वैल्यू देखो हर केस में ग्रेजुअली बढ़ाई जा रही है, तो हमें यह देखना होगा कि ये ब्लॉक चलना कब स्टार्ट होगा। कि भाई अब जैसे जैसे हम फोर्स की वैल्यू बढ़ाएंगे, तो छोटा फोर्स लगाएंगे तो फ्रिक्शन रोक लेगी, उसे स्लिप नहीं होने देगी, बड़ा फोर्स लगाएंगे तो हो सकता है फ्रिक्शन बीट हो जाए। तो हम बोल सकते हैं कि फॉर स्लिपिंग कंडीशन क्या है, कंडीशन है अगर हमें स्लिपिंग करवाना है, अगर हमें स्लिपिंग करवानी है, तो ये जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, ये कैपिटल F जो फोर्स लग रहा है राइट साइड में, जिसको अपोज करने के चक्कर में फ्रिक्शन अपीयर हुई है, तो अगर इस कैपिटल F ने इस फ्रिक्शन को बीट कर दिया, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को बीट कर दिया। देखो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हमने देखा था, स्टैटिक फ्रिक्शन जो होती है जब स्लिपिंग नहीं हो रही होती है बट टेंडेंसी होती है स्लिपिंग की, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू म्यूएस इंटू एन होती है। तो अगर ये कैपिटल F म्यूएस इंटू एन से बड़ा हो गया, मतलब फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा हो गया, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से अगर बड़ा हो गया तो स्लिपिंग हो जाएगी। मतलब ये कितना बन रहा है, F कैपिटल F मस्ट बी ग्रेटर देन, स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला है, मैक्सिमम वैल्यू का फॉर्मूला है म्यूएस इंटू एन, और n कितना है, n है 100 और म्यूएस है 0.55, तो 0.55 इंटू 100 ये बन रहा है 55 न्यूटन का। अगर कैपिटल F की वैल्यू 55 न्यूटन से बड़ी हुई तो ये ब्लॉक स्लिपिंग करना स्टार्ट कर देगा। तुम देख सकते हो फिफ्थ पार्ट में और सिक्स्थ पार्ट में हेंस स्लिपिंग हो रही होगी, और अगर 55 के इक्वल भी हो गई तब भी नहीं होगी स्लिपिंग। सोच के देखो, अगर ये कैपिटल F 55 हो गया तो ये फ्रिक्शन भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू को रीच कर जाएगी 55। स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स। जैसे यहां पे अगर 30 का फोर्स लग रहा है तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन भी 30। लिखते जाते हैं अब आंसर। सेकंड पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, अगर कैपिटल F 30 है तो फ्रिक्शन क्या होगी, फ्रिक्शन भी 30 हो जाएगी, और टाइप कैसा होगा, स्टैटिक। स्टैटिक फ्रिक्शन 55 से कम रहेगी, हम ऐसा बोल सकते हैं, म्यूएस इंटू एन से छोटी रहेगी। कितनी रहेगी उसका कोई फॉर्मूला नहीं है, वो कैपिटल F पे डिपेंड करेगा। कैपिटल F 30 का लग रहा है तो फ्रिक्शन 30 की हो जाएगी और ब्लॉक को मूव नहीं होने देगी। ऐसा कभी नहीं करती कि फ्रिक्शन 30 से भी बड़ी हो जाए और ब्लॉक को अपनी डायरेक्शन में मूव करवा दे। फ्रिक्शन की इच्छा क्या है भाई, फ्रिक्शन स्लिपिंग होने से रोकने की कोशिश करती है। तो अगर सोच के देखो, कैपिटल F हमने 30 का लगाया और फ्रिक्शन मान लो 30 से बड़ी हो गई, तो क्या होगा, ब्लॉक लेफ्ट साइड में स्लिप करना शुरू कर देगा। क्यों करना शुरू कर देगा, क्योंकि फ्रिक्शन बड़ी हो गई। अब फ्रिक्शन कभी खुद स्लिपिंग नहीं करवाती। फ्रिक्शन का मकसद क्या है, फ्रिक्शन का मकसद है स्लिपिंग से बचाना, ब्लॉक को स्लिपिंग से रोकना, ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में होने वाली स्लिपिंग को अवॉइड करना। तो फ्रिक्शन अपने आप को कैपिटल F के वैल्यू के बराबर बना लेगी और स्लिपिंग से बचा लेगी। टाइप कैसा है, स्टैटिक। थर्ड पार्ट का आंसर, अगर F की वैल्यू 50 हुई,
अगर एफ की वैल्यू, कैपिटल एफ की वैल्यू 50 हुई तो फ्रिक्शन कैसी होगी, वो भी 50 की बन जाएगी। मैक्सिमम कहां तक जा सकती है, 55 तक जा सकती है स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर कैपिटल एफ की वैल्यू 55 हुई, फोर्थ पार्ट, अगर कैपिटल एफ 55 हुआ तो फ्रिक्शन भी 55 हो जाएगी, जो कि उसकी लिमिटिंग वैल्यू है, अगेन स्टैटिक। अब लेकिन जैसे ही कैपिटल एफ की वैल्यू 55 से बड़ी होगी तो स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई रोल ही नहीं रहेगा। 55 से बड़ी हो गई तो स्लिपिंग स्टार्ट हो गई, तो स्लिपिंग स्टार्ट हो गई तो ये जो फ्रिक्शन है, ये डायरेक्शन तो यही रहेगी इसकी, लेकिन इसका टाइप क्या हो जाएगा, काइनेटिक टाइप हो जाएगा। दैट इज, अब उसका फॉर्मूला क्या है, अब उसका फॉर्मूला है हमारे पास म्यू के इंटू एन। तो व्हेन, अगले पेज पे लिख रहा हूं, फिफ्थ पार्ट एंड सिक्स्थ पार्ट में, फॉर कैपिटल एफ ग्रेटर देन 55 न्यूटन्स, फ्रिक्शन जो होगी वो काइनेटिक हो जाएगी, एंड जिसकी वैल्यू हो जाएगी म्यू के इंटू एन। म्यू के हमें दिया हुआ है 0.5 एंड नॉर्मल रिएक्शन हमें दी हुई है 100 mg के बराबर, g को 10 ले रहे हैं, तो काइनेटिक फ्रिक्शन यहां पे बन रही है एफ के इज इक्वल टू 50। इसका मतलब फिफ्थ पार्ट में भी और सिक्स्थ पार्ट में भी फ्री बॉडी डायग्राम में कैपिटल एफ माइनस ये वाली फ्रिक्शन हो चुकी है अब 50 की, तो कैपिटल एफ माइनस 50 अपॉन मास करके एक्सलरेशन आ जाएगी। नेट फोर्स अपॉन मास इज कॉल्ड एज एक्सलरेशन, तो एक्सलरेशन भी आएगी, बट हमें एक्सलरेशन पूछा नहीं गया, हमसे सिर्फ फ्रिक्शन का टाइप पूछा गया है और मैग्नीट्यूड पूछा गया है, तो फिफ्थ पार्ट का आंसर यही हो जाएगा एंड सिक्स्थ का आंसर भी यही हो जाएगा। अगर कोई एक्सलरेशन पूछता है तो एक्सलरेशन हो जाएगी कैपिटल एफ माइनस 50 नेट फोर्स, राइट साइड को पॉजिटिव मानते हुए ये कैपिटल एफ 55 से जो कि बड़ा है, मतलब तुम देख सकते हो जैसे ये फोर्स 55 से बड़ा हुआ तो फ्रिक्शन ने एक तरह से हार मान ली। जब ये फोर्स कैपिटल एफ अगर 55 का था तो फ्रिक्शन भी 55 की वैल्यू को इक्वेट करके इस कैपिटल एफ को टक्कर दे रही थी बराबर की, लेकिन जैसे ही कैपिटल एफ की वैल्यू 55.00001 भी होगी, हल्की सी भी बड़ी होगी कैपिटल एफ की वैल्यू, तो फ्रिक्शन अचानक से हार मान जाएगी और उसकी वैल्यू 55 से रिड्यूस होके 50 के बराबर हो जाएगी काइनेटिक फ्रिक्शन, जैसे ही स्लिपिंग स्टार्ट हुई। तो मतलब जो मैं बात समझाना चाह रहा था थ्योरी के अंदर, वो अब हेंस क्लियर होगी कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट को ग्राउंड पे स्लिप करवाना है तो स्लिपिंग करवाने के लिए, स्लिपिंग को स्टार्ट करवाने के लिए हमें 55 का फोर्स लगाना होगा, लेकिन एक बार ही स्लिपिंग स्टार्ट हो गई तो उसके बाद उसे बरकरार रखने के लिए, कांस्टेंट रखने के लिए 50 का ही फोर्स चाहिए होगा सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, तो एक्सलरेशन उस केस में कैपिटल एफ अगर 50 से बड़ा फोर्स है तो कैपिटल एफ माइनस 50 अपॉन 10 kg का मास था, दैट विल बी द एक्सलरेशन ऑफ ब्लॉक, ऑल्दो किसी ने पूछा नहीं है। आई होप क्लियर होंगी। और एक और इसमें क्वेश्चन भी है, हेंस प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन एक्सटर्नल फोर्स एफ एंड फ्रिक्शन। ये जो कैपिटल एफ है और इस फ्रिक्शन है, इनके बीच में ग्राफ प्लॉट करना है इनिशियल डाटा को लेके, व्हेन ब्लॉक इज एट रेस्ट इनिशियली। तो देखो वाई एक्सिस पे मैं यहां पे फ्रिक्शन प्लॉट कर रहा हूं स्मॉल एफ, और एक्स एक्सिस पे यहां कैपिटल एफ। तो हमने जैसे फर्स्ट पार्ट में देखा कि कैपिटल एफ की वैल्यू जब 0 थी तो फ्रिक्शन भी 0 थी, मतलब 0,0 नाम का ग्राफ पॉइंट ग्राफ में प्लॉट होगा। उसके बाद क्या हो रहा था, जब तक कैपिटल एफ की वैल्यू 55 से छोटी थी, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट में जब तक कैपिटल एफ की वैल्यू 55 से छोटी थी तो फ्रिक्शन जो है वो कैपिटल एफ को बराबर की टक्कर दे रही थी। उसका टाइप क्या था, स्टैटिक था। तो हम ये बोल सकते हैं ये ग्राफ जो है बिल्कुल स्मॉल एफ और कैपिटल एफ की वैल्यू एकदम इक्वल है। एकदम इक्वल होने का मतलब वाई एक्सिस, वाई इज इक्वल टू एक्स जैसा ग्राफ है। वाई एक्सिस पे फ्रिक्शन है, एक्स एक्सिस पे कैपिटल एफ है, तो y इक्वल टू एक्स जैसा ग्राफ बनेगा। कब तक बनेगा ये, जब तक फ्रिक्शन और कैपिटल एफ की वैल्यू म्यू एस इंटू एन नहीं हो जाती, उसके बाद ये ग्राफ नहीं बनेगा। म्यू एस इंटू एन इसकी वैल्यू ही अपनी 55 थी, तो म्यू एस इंटू एन तक तो फ्रिक्शन कैपिटल एफ को बराबर की टक्कर दे रही थी, लेकिन जैसे ही कैपिटल एफ म्यू एस इंटू एन से या 55 से हल्का सा बड़ा हुआ, जैसे ही वो हल्का सा भी बड़ा होगा तो ये ग्राफ सडनली फ्रिक्शन की वैल्यू ड्रॉप हो जाएगी और वो हो जाएगी म्यू के इंटू एन। म्यू के इंटू एन हमारा 50 है, तो सडनली ये ग्राफ नीचे की तरफ आ जाता है। जैसे ही कैपिटल एफ की वैल्यू 55 से हल्की सी बड़ी हुई
तो फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू के इंटू एन हो जाएगी, और उसके बाद चाहे कैपिटल एफ कितना भी बड़ा हो, फ्रिक्शन कांस्टेंट रहेगी, काइनेटिक फ्रिक्शन। मतलब दिस इज द ग्राफ फॉर स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन तुम देख सकते हो कैपिटल एफ पे डिपेंडेंट है, बिल्कुल कैपिटल एफ के बराबर है, बराबर की टक्कर दे रही है। एंड दिस इज द ग्राफ फॉर काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन को कैपिटल एफ से कोई मतलब नहीं है, एक बारी स्लिपिंग स्टार्ट हो गई तो काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट है। स्टैटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट नहीं है, स्टैटिक फ्रिक्शन कैपिटल एफ पे डिपेंडेंट है या एक्सटर्नल फोर्सेस पे डिपेंडेंट है। अगर स्लिपिंग नहीं हो रही है तो इसका मतलब सवाल थोड़े से मुश्किल बनने वाले हैं, क्योंकि फ्रिक्शन का फॉर्मूला हम लगा नहीं पाएंगे, कोई है ही नहीं फॉर्मूला। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है उसका कोई फॉर्मूला नहीं है, वो अदर फोर्सेस पे डिपेंडेंट होगा। बस हाँ इतना बोल सकते हैं कि म्यू एस इंटू एन से छोटी होगी या जस्ट बराबर होगी लिमिटिंग केस में। तो ये जो ग्राफ है दिस इज अ डिसकंटीन्यूअस ग्राफ, पहले कैपिटल एफ के साथ बढ़ रहा है, स्मॉल एफ इज इक्वल टू कैपिटल एफ है इस ग्राफ में, और इस वाले ग्राफ में एफ के फॉर काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो कांस्टेंट है, 50 की है। म्यू के इंटू एन बोल दो या 50 बोल दो। आई होप चीजें क्लियर हुई होंगी। बेसिक चीज फ्रिक्शन कितना लगती है, मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन की हमने इस पहली इलस्ट्रेशन में बात की। और देखते हैं ग्रेजुअली, अब डिफिकल्टी ऑर्डर बढ़ाते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2, अ ब्लॉक ऑफ मास m has given velocity v naught on a rough horizontal surface with friction coefficients mu s and mu k। रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे mu s mu k गिवन है, मास गिवन है ब्लॉक का, और v नॉट इनिशियल वेलोसिटी गिवन है। बताना है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिफोर इट स्टॉप्स ड्यू टू फ्रिक्शन। तो एक डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले देखो, ये अपना हॉरिजॉन्टल सरफेस है, उस पे कोई ब्लॉक रखा हुआ है, रखा नहीं हुआ, इसको ऑलरेडी इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है हमने v नॉट की। तो भाई अगर इसको v नॉट की वेलोसिटी दे रखी है m मास के ब्लॉक को, तो हम बोल सकते हैं इसकी तो स्लिपिंग ऑलरेडी हो रही है। अब स्लिपिंग ऑलरेडी हो रही है तो इसका मतलब इस पे जो फ्रिक्शन लगेगी वो ऑपोजिट टू स्लिपिंग लगेगी। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ब्लॉक राइट जा रहा है तो ब्लॉक की रिलेटिव मोशन के ऑपोजिट फ्रिक्शन लेफ्ट लग गई। टाइप ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, काइनेटिक। स्लिपिंग क्योंकि ऑलरेडी मेंशन्ड है क्वेश्चन में। तो और इसके अलावा बाकी फोर्सेस अपने एज यूजुअल, इस पे एक mg लग रहा होगा डाउनवर्ड, एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा ब्लॉक पे वर्टिकल अप सरफेस ऑफ कांटेक्ट के परपेंडिकुलर। तो और वर्टिकल में इसकी कोई मोशन नहीं है तो नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg हो जाएगा। तो हम यहां पे क्या बोल सकते हैं, फ्रिक्शन काइनेटिक है तो हमें उसका फॉर्मूला पता है। फ्रिक्शन काइनेटिक है तो उसका फॉर्मूला है म्यू के इंटू एन, दैट इज म्यू के इंटू mg। एन क्योंकि mg के बराबर है, तो एक ही फोर्स है, मोशन के ऑपोजिट एक ही फोर्स है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो आई कैन से दैट इसकी अगर एक्सलरेशन की बात करें तो एक्सलरेशन हो जाएगी माइनस एफ के अपॉन एम। माइनस क्यों लगाया मैंने, मैं राइट साइड को पॉजिटिव मान रहा हूं, बेसिकली मोशन की डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हुए एक्सलरेशन नेगेटिव लिखा। क्यों, क्योंकि फोर्स लेफ्ट है तो एक्सलरेशन भी लेफ्ट आएगी। तो एक्सलरेशन इज माइनस एफ के बाय एम, माइनस एफ के बाय एम करोगे तो ये बन जाएगा माइनस म्यू के इंटू जी। तो बेसिकली ये इस ब्लॉक को हमने इनिशियल वेलोसिटी दी है वी नॉट की, और इसकी रिटार्डेशन हो जाएगी, अब माइनस साइन है एक्सलरेशन में तो म्यू के इंटू जी की रिटार्डेशन है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिफोर इट स्टॉप्स पूछा हुआ है, तो अब ये काइनेमेटिक्स चैप्टर का क्वेश्चन बन गया। हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 है, स्टॉप लिखा हुआ है। एक्सलरेशन हमें पता है फ्री बॉडी डायग्राम से, तो हेंस इक्वेशन क्या लगाएंगे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, जिससे हमें वो डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी जिस डिस्प्लेसमेंट के बाद ये रुकेगा। तो फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 करनी है, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट दे रखी है, एक्सलरेशन इसकी माइनस म्यू के इंटू जी है, और डिस्प्लेसमेंट हमसे पूछी है या डिस्टेंस पूछा है। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस एक ही बात हो जाएगी इस क्वेश्चन में, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन है, कहीं ब्लॉक पलट भी नहीं रहा, एक ही डायरेक्शन में राइट साइड में मूव कर रहा है। तो यहां से आ रहा है डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू के इंटू जी। तो दिस इज अवर आंसर। इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद या इतनी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करने के बाद ये ब्लॉक रुक जाएगा। तो तुम ध्यान से देख सकते हो बच्चों, इस क्वेश्चन में म्यू एस का कोई रोल ही नहीं था, जानबूझ के मैंने लिखा है यहां पे ताकि कोई भी कंफ्यूजन हो, सब बच्चे सोच सकें। म्यू एस का रोल कब आता है, जब हमें स्लिपिंग स्टार्ट करवानी हो, या तो
या फिर किसी भी ब्लॉक पे ऑलरेडी कुछ स्टैटिक फ्रिक्शन लग रही हो, तो हम म्यूएस की टर्म्स में कुछ चेक करेंगे कि भाई ब्लॉक अगर स्लिपिंग नहीं कर रहा है तो फिर उस केस में म्यूएस का कुछ रोल आएगा। बट ब्लॉक यहां स्लिपिंग ऑलरेडी कर रहा था तो म्यूएस का इस क्वेश्चन में कोई रोल नहीं रहा। कॉफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन यूजलेस डाटा है इस क्वेश्चन के अंदर। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो इलस्ट्रेशन नंबर 3। अ ब्लॉक ऑफ मास m is lying on a horizontal rough horizontal surface having coefficient of friction mu। ठीक है, यहां पे coefficient of friction ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में mu गिवन है। What minimum value of pushing force F is required? इस F की मिनिमम वैल्यू बतानी है, कितनी होगी। एट एन एंगल 37 डिग्री पे लग रहा है ये पुशिंग फोर्स विद हॉरिजॉन्टल टू स्लिप द ब्लॉक। हम चाहते हैं ये ब्लॉक स्लिपिंग स्टार्ट कर दे। इनिशियली ये ब्लॉक रेस्ट पे है, लाइंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस लिखा हुआ। एंड दूसरा क्वेश्चन एक और भी है, देखो इसमें ऑल्सो फाइंड मिनिमम पुलिंग फोर्स। ये स्कूल एग्जाम में बड़े आते हैं इस तरह के क्वेश्चंस ना, कि किसी भी एक ब्लॉक को या वो घास काटने वाली मशीन होती है उसको पुश करना इजी होता है या पुल करना इजी होता है। तो उसी पे ये क्वेश्चन है। देखो अब पहले हम एक बारी पुश करते हुए हम ये मानेंगे कि कैपिटल एफ की मिनिमम कितनी वैल्यू रिक्वायर्ड है। इस ब्लॉक को जस्ट हमें चलाना है, स्लिप करवाना है ग्राउंड के ऊपर, और फिर इसी क्वेश्चन को रिपीट करेंगे पुलिंग फोर्स लगा के सेम एंगल पे। 37 डिग्री एंगल को चेंज नहीं कर रहे, गिवन है ये 37 डिग्री एंगल किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे। तो फ्री बॉडी डायग्राम में इसका यही बना देता हूं। देखो इस पे ब्लॉक पे mg नीचे की तरफ लग रहा होगा, ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, और इस f के देखो दो कंपोनेंट होंगे, एक f cos 37 इस तरह से लग रहा होगा और f sin 37 इस पे डाउन डायरेक्शन में लग रहा होगा। ठीक है, एक तो कई बच्चे ना यही सिली मिस्टेक कर देते हैं, n इज इक्वल टू mg लिख देते हैं तुरंत। यहां पे ऐसा नहीं है, f sin 37 भी एक वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट है फोर्स का, कैपिटल F का, तो ये भी नॉर्मल रिएक्शन में अपना कुछ रोल प्ले करेगा। ठीक है, तो ये F cos 37 ब्लॉक को राइट साइड स्लिप करवाना चाह रहा है, तो हेंस फ्रिक्शन कैसी लगेगी ब्लॉक पे, फ्रिक्शन लग जाएगी ब्लॉक पे सरफेस के अलोंग लेफ्ट साइड में। ठीक है, फ्रिक्शन का टाइप अभी कुछ नहीं डिस्कस कर रहे क्योंकि हमें स्लिपिंग स्टार्ट करवानी है। तो अगेन स्लिपिंग स्टार्ट करवाने के लिए टू स्टार्ट स्लिपिंग, स्लिपिंग स्टार्ट कब होती है, किसकी वजह से होगी, पहले ये सोचो बच्चों, कौन सा ऐसा फोर्स है जो स्लिपिंग स्टार्ट करवाएगा। वो है F cos 37। F cos 37 डिग्री की वजह से ये ब्लॉक राइट साइड में स्लिप करना चाहता है, फ्रिक्शन स्लिपिंग से रोकना चाहती है। और फ्रिक्शन एक स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो एक सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स है। तो हम बोल सकते हैं स्लिपिंग करवाने वाला फोर्स, अगर स्लिपिंग करवाने वाला फोर्स बड़ा हो गया स्लिपिंग से बचाने वाले फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू से, ये स्टैटिक फ्रिक्शन जो है एक सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स है, एफएसई लिख देता हूं मैं यहां। अगर छोटा फोर्स लगाएंगे तो ब्लॉक स्लिप नहीं करेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगी। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की अगर मैक्सिमम वैल्यू को अगर बीट कर दिया F cos 37 ने, तो ये ब्लॉक स्लिप कर जाएगा। और तो F cos 37 इज 4F/5। इसको बड़ा होना पड़ेगा स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, अब यहां पे देखो म्यू एस और म्यू के है ना, अलग अलग नहीं दे रखे, एक ही म्यू दे रखा है। तो स्टैटिक और काइनेटिक का अलग अलग दे नहीं रखा, तो हम इसी को ही स्टैटिक वाला भी मानेंगे, इसी को ही काइनेटिक वाला भी मानेंगे। ये ध्यान रखनी है। अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है म्यू एस और म्यू के बारे में सेपरेटली, तो म्यू एस म्यू के को बराबर मानेंगे हम। ये म्यू इनटू एन, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू लिख रहा हूं, म्यू एन। तो ये बन रहा है n की वैल्यू कितनी है। अब यहां पे सिली मिस्टेक करते हैं बच्चे, n इज इक्वल टू mg लिख देते हैं जल्दबाजी में, ये नहीं है। देखो यहां पे वर्टिकल डायरेक्शन में, देखो वर्टिकल डायरेक्शन में इस ब्लॉक की कोई मोशन नहीं हो रही, तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो नेट फोर्स के नाम पे ये F sin 37 नीचे और mg भी नीचे है, तो ये नॉर्मल रिएक्शन इन दोनों को संभाल रहा होगा। नॉर्मल रिएक्शन की जो वैल्यू बनेगी यहां पे वो बन जाएगी mg प्लस F sin 37, ये यहां पे डाल देते हैं जिससे हमारा आंसर आएगा। स्लिपिंग स्टार्ट करने के लिए 4F/5 को बड़ा होना पड़ेगा म्यू इंटू एन, एन है mg प्लस F sin 37, sin 37 इज 3/5। तो यहां से देखो क्या बन रहा है, ये F की मिनिमम वैल्यू हमसे पूछी गई थी, तो F वाली सारी टर्म्स को लेफ्ट साइड में ले आओ। ये बन रहा है 4F/5
-3μf/5 must be greater than μmg। f की वैल्यू ये आ रही है ग्रेटर देन 5μmg अपॉन 4-3μ। अगर f की वैल्यू 5μmg अपॉन 4-3μ से बड़ी हुई, म्यू चाहे कुछ भी हो, डाटा गिवन होगा क्वेश्चन में, डाटा बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, म्यू की वैल्यू, m की वैल्यू, सबकी वैल्यूज देके f की मिनिमम वैल्यू भी पूछ सकते हैं, बट सिंबल्स की टर्म्स में हमने यहां पे किया f की वैल्यू इस वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए टू स्टार्ट स्लिपिंग। ठीक है, तो ये अपना आंसर है, दिस इज द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट स्लिपिंग इन दिस केस। तो देखो बच्चों यहां पे है ना, क्वेश्चन जब भी हम करते हैं तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा हमेशा है ना इनइक्वालिटीज की टर्म्स में काम करो, कभी भी इक्वल टू मत लगाओ, हमेशा ग्रेटर देन, ताकि थॉट प्रोसेस भी हमारा क्लियर रहे कि किस तरह से हम क्या सोचते हुए काम कर रहे हैं। इक्वल टू की टर्म्स में स्टैटिक फ्रिक्शन के क्वेश्चंस हम कभी नहीं करेंगे, हम हमेशा लेस देन या ग्रेटर देन इनइक्वालिटीज का यूज करेंगे। सिमिलरली यही सेम क्वेश्चन रिपीट करना है हमें। अब उस केस में पुलिंग फोर्स हो गया तो क्या होगा, मतलब इस एफ वेक्टर को उल्टा कर देते हैं, पुल करते हैं हम, तो उसका डायग्राम भी एक बार मैं दोबारा बना देता हूं। कैलकुलेशंस में एकदम डिफरेंट होंगी, क्योंकि ये जो एफ कॉस 37 और एफ साइन 37 होंगे ये दोनों ही पलट जाएंगे उस केस में। देखो अगर ये पुलिंग फोर्स हो गया तो क्या होगा, तो अगेन अगर हम इसमें देखें तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले mg नीचे, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, ब्लॉक का एफबीडी है, ग्राउंड का नहीं बना रहा, और इस एफ के दो कंपोनेंट हैं, एक एफ कॉस 37 लेफ्ट, एक एफ साइन 37 ऊपर, मतलब एफ के दोनों कंपोनेंट्स अब पलट गए हैं, रिवर्स हो गए हैं, ऐसा बोल सकते हो। तो अब यहां पे देखो इस एफ कॉस 37 की वजह से ये ब्लॉक लेफ्ट साइड स्लिप करना चाह रहा है, तो इसकी स्लिपिंग को रोकने के लिए फ्रिक्शन राइट साइड लगेगी और स्टैटिक लगेगी। अगर जब तक ब्लॉक स्लिप नहीं हो रहा है तो फ्रिक्शन स्टैटिक लगेगी। तो हम बोलेंगे क्या कि भाई स्लिपिंग स्टार्ट करवानी है तो एफ कॉस 37 को फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को बीट करना होगा। इक्वेशनें वही हैं, सिमिलर है, बट एन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। सोचो यहां पे टू स्टार्ट स्लिपिंग, फिर से वही सेम इन इक्वेशन से स्टार्ट कर रहे हैं। एफ कॉस 37 स्लिपिंग करवाने वाला फोर्स अगर स्लिपिंग से बचाने वाले फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू से भी बड़ा हो गया तो स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब 4f/5 मस्ट बी ग्रेटर देन म्यू इंटू एन, म्यू एस इंटू एन आइडियली। और n क्या है यहां पे, अब n की वैल्यू बदल चुकी है। देखो यहां पे ये f साइन 37 ऊपर है, mg नीचे है, ये वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स फिर से जीरो है, ब्लॉक की वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन मेंशन नहीं है, और हवा में अगर ब्लॉक उड़ने लग जाएगा यार तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन का सवाल ही नहीं बन पाएगा। तो ये तो हम अज्यूम करते हुए चल रहे हैं कि ब्लॉक जो है ऊपर हवा में नहीं उड़ रहा, ठीक है, वो ग्राउंड पे ही स्लिप कर रहा है, वो भी लेफ्ट साइड में अगर स्लिपिंग स्टार्ट हुई है तो f साइन 37 ऊपर है, mg नीचे है। इक्वेशन क्या बनेगी यहां पे, f साइन 37 प्लस n इज इक्वल टू mg, नेट फोर्स जीरो की इक्वेशन। तो n कितना बन जाएगा यहां पे, n बन जाएगा दिस n इज इक्वल टू mg माइनस f साइन 37 हो जाएगा यहां पे। सोच लो बच्चों आराम से, नेट फोर्स जीरो किया है वर्टिकल डायरेक्शन में, तो दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन प्रीवियस केस 1 एंड दिस केस 2। पुशिंग और पुलिंग फोर्सेस में डिफरेंस है, तो 4f/5 मस्ट बी ग्रेटर देन म्यू इंटू एन, एन की जगह mg माइनस f साइन 37, साइन 37 डिग्री इज 3/5, तो 3f/5 बन गया ये। और यहां से f वाली टर्म्स फिर से एक तरफ लेके आओ, तो ये बन रहा है f इंटू 4/5 या f/5 इंटू 4 प्लस 3 म्यू इज ग्रेटर देन म्यू mg। तो फोर्स की वैल्यू यहां से बन रही है, मिनिमम जो फोर्स रिक्वायर्ड है टू स्टार्ट स्लिपिंग वो है म्यू mg, 5 म्यू mg अपॉन 4 प्लस 3 म्यू। इतना फोर्स कम से कम चाहिए होगा, इतना फोर्स कम से कम चाहिए होगा इस ब्लॉक को स्लिप करवाने के लिए। तो तुम देख सकते हो पिछले वाले केस में जो हमें मिनिमम फोर्स चाहिए था वो ये था, ब्लॉक को अगर हमें पुश करके, ब्लॉक को पुश करके स्लिप करवाना है, किसी एंगल पे हम फोर्स लगा रहे हैं, पुश करके स्लिप करवाना है तो इतना फोर्स चाहिए। और
पुल करके स्लिप करवाना है सेम ब्लॉक को सेम सरफेस पे सेम कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो इतना मिनिमम फोर्स चाहिए। तो कौन सा काम करवाना ज्यादा आसान है? अगर हम किसी एंगल पे पुश या पुल कर रहे हैं, सेम एंगल पे कंपेयर किया है देखो हमने यहां पे, तो इन दोनों में कौन सा काम करवाना ज्यादा आसान है जहां पे कम फोर्स रिक्वायर्ड हो? कोई कौन सा फोर्स कम है? देखो यहां पे डिनोमिनेटर में 4 - 3 म्यू है, यहां डिनोमिनेटर में 4 + 3 म्यू है, तो यहां डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर दोनों में सेम ही है, डिनोमिनेटर यहां बड़ा है, तो ये वाला फोर्स छोटा है, तो मतलब कम फोर्स में पुलिंग आसान है। पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग। इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा कि एक ब्लॉक को हम किसी एंगल पे पुश या पुल कर रहे हैं, रफ सरफेस है, प्रैक्टिकल सरफेस है, तो पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग। दैट इज द कंसेप्ट वी हैव लर्नड फ्रॉम दिस क्वेश्चन। पुल करना ज्यादा इजी है पुश करने के मुकाबले, ठीक है। तो ये बात बच्चों ध्यान में भी रखनी है अपने को, लेकिन ये भी ध्यान रखना पड़ेगा उसमें कि भाई ये सिर्फ हमने इस क्वेश्चन में देखा, अब कुछ और सिचुएशन आ गई, इंक्लाइन प्लेन पे मोशन हो रही है और भी 50 तरीके के फोर्सेस लग रहे हैं, तो इन जनरल हम इसको एज अ कंसेप्ट यूज नहीं कर सकते। ये इस स्पेशल केस की बात है कि अगर एक ब्लॉक ग्राउंड पे पड़ा है, किसी एंगल पे हम उसे पुश या पुल कर रहे हैं, सेम एंगल पे पुश पुल कर रहे हैं, या सेम मास है, सेम कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, तो हम कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारी अजम्पशंस हैं इस स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है। तो रट्टा नहीं मारना, बस ध्यान रखो एक कि भाई पुलिंग इजी होती है। स्कूल वाले ये सवाल काफी पूछते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। तो आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 4 देखो बच्चों, टॉप व्यू ऑफ अ ब्लॉक प्लेस्ड ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल टेबल इज शोन। एक ब्लॉक, ये टेबल है, ऊपर से देख रहे हैं, टॉप व्यू देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं, ये टेबल है, टेबल के ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है, ब्लॉक पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक 40 न्यूटन एक 30 न्यूटन, दोनों ही अलोंग द टेबल है, और कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू इज इक्वल टू 0.3। एक ही कॉफिशिएंट दिया हुआ है, स्टैटिक काइनेटिक दोनों ही 0.3 मान के चलेंगे हम थियोरेटिकली। देन फाइंड एक्सलरेशन ऑफ द ब्लॉक। एक्सलरेशन पूछी है कितनी होगी, मतलब ये भी सोचना होगा इस क्वेश्चन में कि क्या ये ब्लॉक स्लिप करेगा या नहीं करेगा। तो देखो सबसे पहली चीज, फ्री बॉडी डायग्राम के बिना तो हम कुछ स्टार्ट कर नहीं पाएंगे, तो सबसे पहले तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो इस ब्लॉक पे अब कई बच्चे क्या करते हैं, कुछ नहीं पढ़ते लैंग्वेज ढंग से और एमजी बना देते हैं नीचे की तरफ, इस तरह से कई बच्चे एमजी बना देते हैं। क्या इस डायरेक्शन में एमजी बनेगा? नहीं बनेगा ऐसा एमजी। क्यों? क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल टेबल है, हॉरिजॉन्टल टेबल है। वर्टिकल डायरेक्शन कैसी है? ये स्क्रीन के अलोंग हॉरिजॉन्टल टेबल है, स्क्रीन के अलोंग, जिस स्क्रीन पे तुम ये वीडियो देख रहे हो उस स्क्रीन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वर्टिकल है, मतलब स्क्रीन के बाहर की तरफ आती हुई डायरेक्शन वर्टिकल अप है, स्क्रीन के अंदर की तरफ जाती हुई डायरेक्शन वर्टिकल डाउन है। तो थोड़ा 3D में दिमाग लगाओ, mg वाला फोर्स जो है गोइंग इनटू द स्क्रीन लग रहा होगा, m10 है, gb10 है, 100 का फोर्स, और नॉर्मल रिएक्शन बाहर की तरफ लग रही होगी, कमिंग आउट ऑफ स्क्रीन। नॉर्मल रिएक्शन वो mg को बैलेंस कर रही होगी, और तो कोई डायरेक्शन है नहीं, और कोई फोर्स है नहीं वर्टिकल डायरेक्शन में। तो जिन बच्चों को ये डॉट क्रॉस के मतलब नहीं पता है, प्लीज लिख लो यार, डॉट का मतलब है कमिंग आउट ऑफ स्क्रीन। स्क्रीन के या पेपर के, जिस पेपर पे तुम लिख रहे हो उस पेपर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बाहर की तरफ आने वाला जो डायरेक्शन है उसको डॉट सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, कमिंग आउट ऑफ पेपर परपेंडिकुलरली। नॉर्मल रिएक्शन बाहर की तरफ आ रही है, और mg वाला फोर्स जो है वो टेबल के अंदर की तरफ लग रहा होगा। ये हॉरिजॉन्टल टेबल का डायग्राम है, बहुत ध्यान से बनाना है बच्चों। और ये जो दोनों फोर्सेस हैं 40 30, इस डायरेक्शन में ना कोई नॉर्मल है ना कोई mg है। नॉर्मल mg स्क्रीन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं और एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, स्क्रीन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई मोशन हो नहीं रही। तो हम क्या बोलेंगे इस केस में, ये जो 40 और 30 है, इन 40 और 30 का जो रिजल्टेंट बनेगा, ये 40 और 30 का जो रिजल्टेंट बनेगा, वो रिजल्टेंट इस ब्लॉक को मूव करवाना चाह रहा है। 40 और 30 का रिजल्टेंट कैसा बनेगा? सिंपल फोर्स है, दोनों परपेंडिकुलर भी हैं 40 30, तो ये बन जाएगा रूट ऑफ 40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर, दैट इज 50 न्यूटन का फोर्स। दैट इज द, इस 50 के दो कंपोनेंट है, ऐसा हम कह सकते हैं, एक 40 और एक 30। और तो ये जो 50 न्यूटन का फोर्स है, ये ब्लॉक को टेबल के अलोंग स्लिप करवाना चाह रहा है, दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स। अब फ्रिक्शन कैसी लगेगी? क्योंकि ये ब्लॉक को इस तरफ स्लिप करवाना चाह रहा है, तो फ्रिक्शन लगेगी इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में।
स्लिपिंग की टेंडेंसी 50 न्यूटन की तरफ है, तो हेंस फ्रिक्शन लगेगी इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऐसे स्लिपिंग की टेंडेंसी के ऑपोजिट। अब स्टैटिक लगेगी या काइनेटिक लगेगी वो हमें सोचना पड़ेगा। तो हम क्या बोलेंगे भाई, पहले तो चेक करते हैं कि भाई ये ब्लॉक स्लिप करेगा या नहीं करेगा। तो फॉर स्लिपिंग, कंडीशन फॉर स्लिपिंग क्या है कि भाई अगर 50 न्यूटन स्टैटिक के फ्रिक्शन से मैक्सिमम, सॉरी स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा हो गया तो स्लिपिंग हो जाएगी। तो चेक करते हैं सबसे पहले, चेक जो ये स्टैटिक फ्रिक्शन है इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा लेस देन और इक्वल टू म्यू एन होता है या म्यू एस इंटू एन होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन आ रहा है लेस देन और इक्वल टू, म्यू की वैल्यू दे रखी है 0.3 इंटू नॉर्मल रिएक्शन है 100 mg के बराबर। तो यहां से आ रहा है कि अगर इस पे स्टैटिक फ्रिक्शन लगी तो वो लेस देन इक्वल टू 30 लगेगी, 30 तक जा सकती है ये फ्रिक्शन मैक्सिमम, इससे ऊपर इसकी औकात नहीं है। और हम फोर्स कितना लगा रहे हैं, 50 का लगा रहे हैं, तो ये 50 डेफिनेटली इस 30 को तो बीट कर ही देगा जो इस फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है। तो इस फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को 50 न्यूटन का फोर्स बीट कर रहा है, तो आगे लिख देते हैं एज 50 न्यूटन जो अपना एक्सटर्नल फोर्स है वो बड़ा है 30 से, इसका मतलब स्लिपिंग विल अकर, स्लिपिंग होगी। सबसे पहले बच्चों ये चीज डिसाइड करनी होती है, क्योंकि अगर हमने यही डिसाइड नहीं करा कि स्लिपिंग होगी या नहीं होगी तो हम एक्सलरेशन कैसे निकालेंगे। तो हेंस अब एक्सलरेशन आ जाएगी कि भाई ये जिस भी लाइन के अलोंग ये रिजल्टेंट फोर्स है, ये रिजल्टेंट फोर्स जिस लाइन के अलोंग है उसी लाइन के अलोंग ही फ्रिक्शन है ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो हेंस एक्सलरेशन को बोल सकते हैं, एक्सलरेशन हो जाएगी 50 माइनस 30। ये फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे या काइनेटिक वैल्यू पे आके बैठी होगी। काइनेटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम, या मैक्सिमम क्या, काइनेटिक फ्रिक्शन तो फिक्स्ड है, म्यू इंटू एन, म्यू के इंटू एन, दैट इज 0.3 इंटू एन, दैट इज 30। तो एफ की वैल्यू 30 है, टाइप कैसा है उसका, काइनेटिक। और नेट फोर्स कितना हो गया इस लाइन के अलोंग, दैट इज 50 माइनस 30 अपॉन इसका मास। नेट फोर्स अपॉन मास इज कॉल्ड एज एक्सलरेशन। तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सलरेशन आ रही है, किस डायरेक्शन में आ रही है, अलोंग द 50 न्यूटन वाला रिजल्टेंट फोर्स। ये किस डायरेक्शन में है, इसका एंगल वैंगल भी चेक कर सकते हो, आंसर में पूछ सकते हैं। तो जैसे मान लो 40 न्यूटन वाले से इसका ये वाला एंगल थीटा चेक कर रहा हूं, तो ये वाली साइड 30 है, ये वाली साइड 40 है, तो tan थीटा मुझे दिख रहा है 30 अपॉन 40, 30 अपॉन 40 3/4, tan थीटा 3/4 कब होता है, बिल्कुल 37 डिग्री पे। तो आंसर क्या बोलेंगे, एक्सलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद 40 न्यूटन फोर्स। 40 न्यूटन वाले फोर्स से 37 डिग्री एंगल पे ये ब्लॉक एक्सलरेट करेगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सलरेशन से। दिस इज आवर आंसर। आई होप क्लियर होगा। फ्रिक्शन की डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड बहुत ही सोच समझ के हमें कैलकुलेशंस करनी होती हैं। मैग्नीट्यूड सोचने में ज्यादा दिक्कत रहती है बच्चों को, क्योंकि यही नहीं पता होता हमें क्वेश्चंस में कि फ्रिक्शन स्टैटिक लगेगी या काइनेटिक लगेगी। तो देखो और सवाल करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 5 देखो, फाइंड करना है इसमें टाइप ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन, एक्सलरेशन ऑफ द ब्लॉक, सब कुछ पूरा एनालिसिस करना है इस केस का। ये केस है क्या, ये जो दीवार है राइट साइड में जो ब्लैक कलर की ये चीज है, दिस इज अ वर्टिकल वॉल, एक वर्टिकल दीवार है। ये डॉटेड लाइन जो बनाई है दिस इज हॉरिजॉन्टल। ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, जानते ही हो। हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री नीचे एक ऊपर की तरफ इस तरह से फोर्स लग रहा है 4 kg वाले ब्लॉक पे, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी दिया हुआ है। तो फ्री बॉडी डायग्राम देखो इसका यही बना देता हूं। एक तो 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इसके दो कंपोनेंट्स बना लेते हैं। एक इस तरफ राइट साइड 50 cos 37 का फोर्स है, एक ऊपर की तरफ इस पे 50 sin 37 का फोर्स है। ये हो गए 50 न्यूटन के दो कंपोनेंट्स। एक इस ब्लॉक पे दीवार की वजह से एक नॉर्मल रिएक्शन लग रही होगी ऐसे, ब्लॉक का एफबीडी है ये, दीवार का नहीं है, ध्यान रखना बच्चों। नॉर्मल रिएक्शन दीवार की वजह से, पुशिंग नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू वॉल। अब फ्रिक्शन नहीं बनाई है मैंने, अच्छा एक mg रह गया,
mg इस पे नीचे की तरफ लग रहा होगा, mg कितना हो जाएगा 4 इंटू 10 दैट इज 40। और ये 50 साइन 37 कितना है, साइन 37 होता है 3/5, 3/5 इंटू 50 करोगे तो ये हो गया 30, और ये 50 cos 37 कितना हो गया, ये हो गया 40। cos 37 इज 4/5, 4/5 इंटू 50 इज 40। तो ये अपन ने सारे फोर्सेस बना लिए हैं। ब्लू कलर में ये ब्लॉक पे लगने वाले फोर्सेस हैं, ब्लू इंक में। फ्रिक्शन रह गई है। अब फ्रिक्शन हेंस हम लास्ट में बनाते हैं हमेशा फ्रिक्शन को, जैसे पिछली वीडियो में सिखाया था कि अगर कोई फ्रिक्शन ना होती तो सोचो ये ब्लॉक कहां जाता, ये ब्लॉक नीचे की तरफ जाता, क्योंकि नीचे वाला ये फोर्स 40 है और ऊपर लगने वाला फोर्स 30 है। तो नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब ये फोर्स नीचे की तरफ स्लिप करना चाह रहा है इस दीवार पे, वर्टिकल दीवार पे। तो हेंस फ्रिक्शन कहां लगेगी, ऊपर की तरफ लगेगी। फ्रिक्शन इसको स्लिपिंग से, दीवार पे स्लिपिंग से बचाने की कोशिश करेगी। और कैसी लगेगी, स्टैटिक या काइनेटिक, उसके बारे में अभी कोई डिसीजन मेक नहीं कर सकते, सोचते हैं अभी। तो चलो डायरेक्शन पता चल गई अपने को फ्रिक्शन की, फ्रिक्शन अपवर्ड लगेगी। अब देखो इसके अंदर चेक करते हैं सबसे पहले कि भैया फ्रिक्शन की मैक्सिमम औकात कितनी है, फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना जा सकती है। तभी उसी के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि फ्रिक्शन स्टैटिक होगी या काइनेटिक होगी। तो फ्रिक्शन जो भी होती है भाई वो लेस देन और इक्वल टू म्यू एन होती है। मतलब फ्रिक्शन इज लेस देन इक्वल टू म्यू दिया हुआ है हमें 0.4। और नॉर्मल रिएक्शन देखो कितना है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखो दो ही फोर्स है, एक 40 का राइट साइड और एक ये नॉर्मल रिएक्शन का लेफ्ट साइड। और हॉरिजॉन्टल में कोई मोशन तो होनी नहीं है, ये ब्लॉक दीवार के अंदर घुस नहीं सकता, दीवार के लेफ्ट में जा नहीं सकता, क्योंकि कोई लेफ्ट में फोर्स ही नहीं है। 50 वाला फोर्स इसको प्रेस कर रहा है बल्कि दीवार की तरफ। तो नॉर्मल रिएक्शन इस 40 को बैलेंस कर रही होगी, हम ऐसा बोल सकते हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 है, तो n मस्ट बी इक्वल टू 40। तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम जो वैल्यू रीच हो सकती है दैट इज एफ इज लेस देन इक्वल टू 16 न्यूटन आ रही है। मैक्सिमम 16 न्यूटन की फ्रिक्शन जा सकती है। अब भाई 16 तक जाएगी या नहीं जाएगी, स्टैटिक होकर ही रोक लेगी। तो देखो इस पे 4 kg वाले पे एक्सटर्नल फोर्सेस देखो, एक्सटर्नल फोर्सेस जो इसकी स्लिपिंग को करवाना चाह रहे हैं वो कितने हैं। तो हम बोल सकते हैं ये 40 माइनस 30 का जो फोर्स है, 40 नीचे और 30 ऊपर, ये 40 माइनस 30 माने 10 का फोर्स इसको डाउनवर्ड स्लिप करवाना चाह रहा है। 10 का फोर्स इसे डाउनवर्ड स्लिप करवाना चाह रहा है और फ्रिक्शन की मैक्सिमम औकात 16 न्यूटन की है। तो फ्रिक्शन इजीली इस 10 न्यूटन को बीट कर देगी और 10 न्यूटन के बराबर होके ब्लॉक को मूव नहीं करने देगी। तो आई कैन से कि हेंस ये लिख लो बच्चों, एक्सटर्नल फोर्सेस विच आर ट्राइंग टू स्लिप द ब्लॉक, जो ब्लॉक को स्लिप करवाना चाह रहे हैं डाउन डायरेक्शन में, वो कितने हैं 40 माइनस 30 के, मतलब 10 न्यूटन के। अब क्योंकि एज फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू इज ग्रेटर देन दिस 10, हेंस नो स्लिपिंग विल अकर, कोई स्लिपिंग नहीं होगी। इस डिसीजन तक हम पहुंचे। हेंस फ्रिक्शन कैसी लगेगी, टाइप ऑफ फ्रिक्शन का आंसर हो गया हेंस स्टैटिक। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर स्टैटिक। सेकंड क्वेश्चन में डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन, डायरेक्शन का आंसर वर्टिकल अप, मैग्नीट्यूड का आंसर 10। फ्रिक्शन सिंपली 10 के बराबर होकर स्लिपिंग को रोक लेगी, 10 से बड़ी नहीं होगी फ्रिक्शन, क्योंकि 10 से बड़ी हो जाएगी तो ब्लॉक ऊपर चला जाएगा। और फ्रिक्शन कभी भी स्लिपिंग कॉज नहीं करती है, फ्रिक्शन स्लिपिंग से बचाती है, बस उतनी ही वैल्यू रखती है फ्रिक्शन ताकि स्लिपिंग ना हो, उससे ज्यादा नहीं। एक्सलरेशन ऑफ ब्लॉक आंसर 0, ब्लॉक स्लिप ही नहीं कर रहा, वर्टिकल वॉल पे स्लिप नहीं कर रहा, मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्लिप नहीं कर रहा, मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उसकी एक्सलरेशन 0 है। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चंस के आंसर ओरली आ गए हैं, बस ये बात अपने को चेक करनी थी कि कोई स्लिपिंग होनी है या नहीं होनी है। तो दीज आर आवर आंसर्स जो ऊपर रेड इंक में लिखे हुए हैं। आई होप समझ में आया होंगी चीजें। आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 6 देखो, सिमिलर क्वेश्चन है, फिर से ये वर्टिकल वॉल है, फिर से हॉरिजॉन्टल के साथ वही सेम एफ है, 37 डिग्री एंगल पे लग रहा है। पूछ रहे हैं कि एफ की किन वैल्यूज के लिए ब्लॉक स्लिप नहीं करेगा और किन वैल्यूज के लिए करेगा, वो भी आ जाएंगी साथ में। तो एफ का cos 37 फिर से सिमिलर एफबीडी है बिल्कुल, देखो
F का cos 37 कंपोनेंट राइट साइड, F का sin 37 कंपोनेंट अप, इसके अलावा एक mg का फोर्स नीचे, एक नॉर्मल रिएक्शन ब्लॉक पे लेफ्ट। ठीक है, तो ये अगर अब इसके अंदर पंगा क्या है, पंगा ये है कि F sin 37, अगर F sin 37 बड़ा है mg से तो ये ब्लॉक अपवर्ड स्लिप होना चाहेगा, अपवर्ड स्लिप होना चाहेगा तो फ्रिक्शन डाउन लगेगी। और अगर mg बड़ा है F sin 37 से तो ये ब्लॉक डाउन स्लिप होना चाहेगा, तो उस केस में फ्रिक्शन अप लगेगी। तो बेसिकली फ्री बॉडी डायग्राम ही कंप्लीट नहीं कर पा रहे हम, क्योंकि F की वैल्यू क्या है वो हमें बता नहीं रखी थी। जैसे पिछले क्वेश्चन में तो अपने को पता था, पिछले क्वेश्चन में ये कैपिटल F की वैल्यू दे रखी थी, mg भी दिया हुआ, सब कुछ दिया हुआ था, मास वगैरह, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और हमें दिख रहा था कि भाई mg बड़ा है F sin 37 से, तो mg बड़ा था तो ब्लॉक डाउन स्लिप करना चाह रहा था, तो हमने फ्रिक्शन ऊपर बना दी। बट इस केस में हम सोच नहीं पा रहे कि कौन बड़ा है, तो दोनों केसेस यहां पे स्टडी करने पड़ेंगे। तो पहला केस, केस 1, कि मैं ये मान रहा हूं कि अगर mg बड़ा है F sin 37 से, अगर mg बड़ा है F sin 37 से, मतलब टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग इज डाउनवर्ड्स, तो उस केस में क्या होगा, देखो उस केस में जो फ्रिक्शन लगेगी वो ऊपर की तरफ लग जाएगी। अगर स्लिपिंग की टेंडेंसी डाउनवर्ड है तो फ्रिक्शन ऊपर लग जाएगी। ये वाला फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया, ये केस 1 का फ्री बॉडी डायग्राम, दिस इज द डायग्राम फॉर केस 1। तो इस केस में फ्रिक्शन ऊपर लग गई और हमें क्वेश्चन में मांगा क्या गया है कि ब्लॉक को स्लिप नहीं करवाना है, ब्लॉक को स्लिप नहीं करवाना है, तो कंडीशन फॉर नो स्लिपिंग लिख रहा हूं। तो नो स्लिपिंग कब होती है बच्चों, जब स्लिपिंग करवाने वाले फोर्सेस, उनका रिजल्टेंट नो बी नेट है जो स्लिपिंग के लिए जिम्मेदार है, अगर वो छोटे हो जाएं फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से या लिमिटिंग वैल्यू से, तो फ्रिक्शन उन्हें रोक लेगी और ब्लॉक को स्लिप नहीं होने देगी। तो स्लिपिंग करवाने के लिए कौन जिम्मेदार है, डाउनवर्ड स्लिपिंग करवाने के लिए कौन जिम्मेदार है, mg माइनस F sin 37। ये दो जो फोर्स हैं mg और F sin 37, इनका रिजल्टेंट स्लिपिंग करवाना चाह रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये छोटे होने चाहिए फ्रिक्शन की, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से। अगर ऐसा हो गया तो फ्रिक्शन उन्हें रोक लेगी और स्लिपिंग नहीं करने देगी। तो यहां से अपना आंसर आ जाएगा, देखो ये बन रहा है mg माइनस 3f/5, दिस मस्ट बी लेस देन, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू इज म्यू एन, म्यू कितना है 0.5, और n कितना है, देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो वैसे ही कोई मोशन नहीं होनी, तो ये जो n होगा ये n f cos 37 को बैलेंस कर रहा होगा हॉरिजॉन्टल में, मतलब n की वैल्यू 4f/5 हो जाएगी। तो ये बन रहा है n इज 4f/5, तो म्यू इंटू एन लिख दिया, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। ये कितना बन रहा है 2f/5 बन रहा है राइट साइड में, तो यहां से आ रहा है mg इज लेस देन f, राइट साइड में 2f/5 है और प्लस 3f/5 लेफ्ट से उठ के आएगा, तो 2f/5 प्लस 3f/5 इज f। तो फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब f की वैल्यू अगर ग्रेटर देन mg है, अगर f की वैल्यू ग्रेटर देन mg है, तो दिस इज द कंडीशन फॉर नो डाउनवर्ड स्लिपिंग। ठीक है, ये डाउन शब्द और भी लिख देते हैं हम अगर इस ब्लॉक को डाउनवर्ड स्लिपिंग से बचाना चाहते हैं, इस ब्लॉक को नीचे गिरने से बचाना चाहते हैं, तो ये वाला कैपिटल F mg से बड़ा होना चाहिए। ये बात यहां से आ रही है केस 1। और अब अगर F बहुत बड़ा हो गया तो भी समस्या है, अगर F बहुत बड़ा हो गया तो ये ब्लॉक ऊपर दीवार पे चढ़ना शुरू कर देगा, वो भी नहीं करवाना, कोई स्लिपिंग नहीं करवानी। तो केस 2 में, केस 2 अगर mg या F sin 37 बड़ा है mg से, तो उस केस में हम बोल सकते हैं टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग इज अपवर्ड्स, ब्लॉक ऊपर की तरफ स्लिप करना चाहेगा। अगर F sin 37 mg से बड़ा है, F sin 37 ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है, mg नीचे। ठीक है, तो अपवर्ड स्लिपिंग के केस में फ्री बॉडी डायग्राम चेंज हो जाएगा, फ्री बॉडी डायग्राम चेंज हो जाएगा तो इक्वेशनें भी चेंज हो जाएंगी, तो दोबारा से काम करना पड़ेगा एक बार। मतलब इसके अंदर अपन डायरेक्टली इसी आंसर को और इसी इक्वेशन को देखते हुए नहीं बोल सकते कुछ भी, क्योंकि एफबीडी चेंज हो गया हमारा। तो नया एफबीडी बनाते हैं, उस केस में कैसा बनेगा देखो इसमें F sin 37 माइनस mg को मैंने इकट्ठा कर दिया, क्योंकि यही है वो रिजल्टेंट फोर्स जो स्लिपिंग का कारण बनने वाला है। ये ऊपर की तरफ
स्लिपिंग करवाना चाहता है, F cos 37 इसको प्रेस कर रहा है, इधर से दीवार की वजह से नॉर्मल रिएक्शन है, और फ्रिक्शन जो दीवार की वजह से लग रही है वो डाउन लग जाएगी इस केस में, क्योंकि टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग अपवर्ड है, फ्रिक्शन डाउनवर्ड है, और हम चाह रहे हैं कि स्लिपिंग ना हो, मतलब फ्रिक्शन स्टैटिक रहे। फ्रिक्शन स्टैटिक तभी तक रह सकती है जब ये स्लिपिंग करवाने वाला फोर्स अगर फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से छोटा है तो स्लिपिंग नहीं होगी। तो कंडीशन फॉर नो अपवर्ड स्लिपिंग इज, वो क्या हो जाएगी, F sin 37 माइनस mg। ये जो फोर्स है, ये फोर्स छोटा रहना चाहिए स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से, ताकि स्टैटिक फ्रिक्शन इजीली स्लिपिंग को अवॉइड कर सके। यहां से बन रहा है 3/5 3f/5 माइनस mg मस्ट बी लेस देन, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू वही है, देखो पिछले में म्यू एस इंटू एन, म्यू एस अपने को दिया हुआ था 0.5 इंटू एन, एन अपना फिर से वही है 4f/5, f cos 37 की तरह, cos 37 is 4/5, तो लिख रहा हूं म्यू इज 0.5 इंटू एन विच इज 4f/5। यहां पे क्या बन रहा है, यहां बन रहा है ये 3f/5, और इधर से राइट साइड में 2f/5 है, उसको भी लेफ्ट में ले आओ, दिस इज 2f/5 लेफ्ट में आ गया, और mg को राइट साइड भेज रहा हूं, तो यहां से आ रहा है f/5 मस्ट बी लेस देन mg, या f इज लेस देन 5 mg। अगर हम अपवर्ड स्लिपिंग से बचाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये ब्लॉक ऊपर ना जाए, तो f की वैल्यू 5 mg से छोटी रहनी चाहिए, क्योंकि f ही है जो इसको ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है, या f का sin 37 वाला कंपोनेंट। ठीक है, तो ओवरऑल आंसर क्या हुआ इस क्वेश्चन का, कि नीचे गिरने से बचाना है तो f को mg से बड़ा होना पड़ेगा, ऊपर चढ़ने से बचाना है तो f को 5 mg से छोटा होना पड़ेगा। हेंस कंबाइंड आंसर इज कि f की वैल्यू 5 mg से छोटी होनी चाहिए और mg से बड़ी होनी चाहिए। इक्वल टू का केस भी आएगा क्या, सोच लो, इक्वल टू हो गया अगर, क्या यहां इन इक्वेशन में इक्वल टू आ सकता है, कंडीशन फॉर नो डाउन स्लिपिंग, हम बोल सकते हैं भाई अगर स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू के इक्वल भी हो गए फोर्सेस, तब भी स्टैटिक फ्रिक्शन संभाल लेगी, उनको स्लिपिंग होने से बचा लेगी, तो हर जगह यहां इक्वल टू भी लगा लो बच्चों। और सिमिलरली यहां भी F sin 37 ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी इस इन इक्वेशन में, कि अगर ये अपवर्ड स्लिपिंग वाला फोर्स, अपवर्ड स्लिपिंग का कॉज जो था, ये अगर लेस देन इक्वल टू Fs की मैक्सिमम वैल्यू हो गया तो फ्रिक्शन बचा लेगी स्लिपिंग से, तो हर जगह यहां इक्वल टू लगा सकते हो। तो आंसर हो जाएगा F की वैल्यू mg और 5 mg के बीच में रहनी चाहिए, या इक्वल भी हो सकती है लिमिटिंग केस में। तो डबल मेहनत वाला सवाल था, आई होप समझ में आया होगा। इसको नहीं समझ में आया एक बार दोबारा से रिवाइंड करके देख सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जेईई मेन पॉइंट ऑफ व्यू से, एज वेल एज नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 7 देखो बच्चों, अ ब्लॉक ऑफ मास m is lying on a rough horizontal surface having coefficient of friction mu given है, m given है, पूछा गया है किस एंगल थीटा पे फोर्स लगाएं, मिनिमम फोर्स विल बी रिक्वायर्ड टू स्लिप द ब्लॉक। हम चाहते हैं, पुश कर रहे हैं यहां पे, थीटा पूछा गया है, किस थीटा पे फोर्स लगाएं ताकि मिनिमम फोर्स लगाना पड़े ब्लॉक को स्लिप करवाने के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले भी हमने किया था, लेकिन उसमें थीटा गिवन था, हमें फिक्स्ड वैल्यू गिवन थी 37 डिग्री की। यहां पे थीटा ही निकालना है और फोर्स भी निकालना है कि वो मिनिमम फोर्स कितना लगाना पड़ेगा। चलो स्टार्ट करते हैं, एक बारी एफ फोर्स मान लेते हैं, ये एफ मान लेते हैं, लेट थीटा भी कुछ मान रखा है, तो फ्री बॉडी डायग्राम सबसे पहले बना लेते हैं। एफ कॉस थीटा राइट साइड लग रहा है, एफ का साइन थीटा डाउन लग रहा है, एक mg, एक नॉर्मल रिएक्शन, और ये F cos थीटा ब्लॉक को राइट साइड स्लिप करवाना चाह रहा है, तो फ्रिक्शन लेफ्ट साइड स्मॉल f, और हमें स्लिपिंग करवानी है, रिक्वायर्ड फोर्स रिक्वायर्ड टू स्लिप द ब्लॉक है। ठीक है, फोर्स रिक्वायर्ड टू स्लिप द ब्लॉक, तो कंडीशन फॉर स्लिपिंग लिखनी है हमें, ब्लॉक को स्लिप करवाना है, तो स्लिपिंग करवाने वाला फोर्स कौन है, स्लिपिंग करवाने वाला फोर्स है F cos थीटा, जो ब्लॉक को राइट साइड स्लिप करवाना चाह रहा है, तो वो हो गया F cos थीटा। ये बड़ा होना चाहिए किससे, स्लिपिंग से बचाने वाले फोर्स की मैक्सिमम औकात से। स्लिपिंग को बचाने वाला फोर्स कौन है, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हम जानते हैं म्यू एन,
तो यहां से आ रहा है एफ कॉस थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू म्यू इनटू एन। और एन क्या है? अब एन जो है ना यहां पे खुद एफ पे डिपेंडेंट है। देखो ये एन जो होगा वो एम जी प्लस एफ साइन थीटा को संभाल रहा होगा। एम जी भी डाउन है, एफ साइन थीटा भी डाउन है, एन अप है, वर्टिकल में कोई मोशन होनी नहीं है, तो एन जो होगा वो एम जी प्लस एफ साइन थीटा हो जाएगा। तो आई कैन से दैट एफ कॉस थीटा को बड़ा होना पड़ेगा म्यू एन से। एन है एम जी प्लस एफ साइन थीटा। तो यहां से क्या आ रहा है? देखो एफ वाली टर्म्स एक तरफ, क्योंकि हमें एफ पे कमेंट करना है, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड पूछा है, तो एफ वाली टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं। तो ये बन रहा है एफ इंटू कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। एफ कॉमन ले लिया, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन म्यू एम जी। तो यहां से एफ की वैल्यू आ रही है, एफ मस्ट बी ग्रेटर देन म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। अगर हम किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे, ध्यान से सुनना बच्चों, अगर हम किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे, थीटा एंगल पे फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स इस वैल्यू से बड़ा होना चाहिए। जैसे हमने पिछली इलस्ट्रेशंस में भी देखा, स्टार्टिंग में एक इलस्ट्रेशन ली थी मैंने जिसमें यह काम हमने किया था। लेकिन इस क्वेश्चन में एडिशनली एक बात और पूछी है कि भाई थीटा की क्या वैल्यू रखें। थीटा भी हमारी चॉइस पे डिपेंडेंट है। अब यहां पे जो हमने पिछले क्वेश्चंस किए थे उसमें थीटा गिवन था, लेकिन यहां थीटा खुद वेरिएबल है। तो थीटा क्या रखें इस एक्सप्रेशन में? थीटा क्या रखें कि ये फोर्स की जो मिनिमम वैल्यू आई है ये और मिनिमाइज हो जाए। हम चाहते हैं बिल्कुल कतई मिनिमम फोर्स लगाना पड़े हमें इस ब्लॉक को स्लिप करवाने के लिए। तो फोर्स इस वैल्यू से तो बड़ा होना चाहिए, ठीक है, और ये वैल्यू भी छोटी से छोटी होनी चाहिए, जितनी छोटी हो सकती है। तो इस वैल्यू को मिनिमाइज करना है, इस वैल्यू को मिनिमाइज। अब न्यूमरेटर के अंदर तो कोई थीटा की टर्म है नहीं, तो डिनोमिनेटर में ही है। तो हम बोल सकते हैं अगर इस फोर्स की मिनिमम वैल्यू को और भी मिनिमाइज करना है तो डिनोमिनेटर को मैक्सिमम करना पड़ेगा। तो फॉर एफ मिन, आगे लिख रहा हूं, फॉर एफ मिन, एफ की मिनिमम वैल्यू के लिए ये जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, इसको मैक्सिमम होना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहां पे देखो बच्चों, मैथ्स की एक बात, इंपॉर्टेंट बात याद भी रखनी है। वो क्या है कि अगर तुम्हें मैथ्स में या फिजिक्स में कहीं भी ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स दिखता है, अगर ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स दिखता है, यहां पे देखो माइनस म्यू साइन थीटा प्लस 1 कॉस थीटा दिख रहा है, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां पे साइन थीटा का कॉफिशिएंट है म्यू, कॉस थीटा का कॉफिशिएंट है 1, तो हम बोलेंगे रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू है रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो हेंस ये कब होगी उसके लिए थीटा भी निकाल लेंगे। तो पहले तो एफ मिन लिख देते हैं। एफ मिन, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड कब आएगा, तो कितना आएगा? वो आ रहा है डिनोमिनेटर की वैल्यू रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर लिख रहा हूं, तो मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड आ रहा है म्यू एम जी अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। इतना मिनिमम फोर्स चाहिए होगा टू स्लिप दिस ब्लॉक। ये अपना आंसर हो गया। और ये मिनिमम फोर्स किस एंगल पे चाहिए होगा, वो एंगल भी हमसे पूछा था। कब होगा वो एंगल? व्हेन, जब ये कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा वाली टर्म और रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर के बराबर होगी। अब ये कब होगी? इसके लिए थीटा सॉल्व करना है, तो इसको देखो इस तरह से लिख रहा हूं मैं, ये रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर वाली टर्म को लेफ्ट साइड में लेके आ रहा हूं, ऐसे लिख सकते हैं इसे, ठीक है। अब सोच के देखो इस चीज को, इस एक्सप्रेशन को अगर मैं थोड़ी देर के लिए साइन अल्फा मान लूं, साइन अल्फा मान रहा हूं, इस एक्सप्रेशन को मान सकता हूं क्या? सोचो, ये किसी भी चीज को अगर मैं साइन अल्फा मानता हूं तो इसका मतलब साइन ऑफ एनी एंगल -1 और +1 के बीच में होता है। तो साइन अल्फा अगर मैं इसको लेट कर रहा हूं तो चेक कर लो कि क्या ये वैल्यू 1 से छोटी है, क्या ये वैल्यू मैग्नीट्यूड में 1 से छोटी है? हाँ है। 1 अपॉन डिनोमिनेटर में 1 से बड़ी क्वांटिटी लिखी हुई है, हाँ 1 से छोटी क्वांटिटी है, तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए साइन अल्फा बोल देता हूं। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, जैसे ही इसको साइन अल्फा बोला तो ये वाली टर्म खुद ब खुद कॉस अल्फा बन गई। सोचो, जैसे ही इस वैल्यू को साइन अल्फा बोला तो ये वाली टर्म खुद ब खुद कॉस अल्फा बन गई। क्यों?
मन ही मन इनके स्क्वायर एंड एडिशन करके देखो, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 होता है, इतनी बात हम जानते हैं। अगर इस चीज को साइन अल्फा लेट कर रहे हैं तो इसको कुछ साइन बीटा लेट करने की या कॉस बीटा लेट करने की जरूरत नहीं है। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर चेक करके देखो, इसका स्क्वायर प्लस इस दोनों जो सर्कल किए हैं इनके स्क्वायर एंड एडिशन करके देखो 1 बन रहा होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, जब भी मैथ्स में a sin x प्लस b cos x कहीं भी दिखता है तो हम रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से दोनों साइड मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। फिजिक्स में जो मुद्दे की बात याद रखने वाली होती है वो ये है कि a sin x प्लस b cos x कभी भी दिखे तो वो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू है माइनस टाइम्स रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर लिखना चाहो नोट्स में लिख सकते हो इस चीज को। और यहां पे हम इसमें थीटा सॉल्व कर रहे हैं, जैसे ही मैंने इसको साइन अल्फा बोला ये वैल्यू अपने आप कॉस अल्फा बन गई और सुंदर सा फॉर्मूला बन गया। देखो ये साइन अल्फा कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फा साइन थीटा, ये बन गया साइन अल्फा माइनस थीटा, साइन ऑफ अल्फा माइनस थीटा, साइन अल्फा कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फा साइन थीटा इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है। अल्फा को मैं वापस पुट कर दूंगा, टेंशन मत लो। यहां से आ रहा है अल्फा माइनस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अल्फा कितना है, अल्फा को कैसे लिखो, या तो ऐसे लिख सकते हो कि अल्फा कौन है, साइन इनवर्स ऑफ दिस टर्म लिख लो, या अल्फा को लिख सकते हो कॉस इनवर्स ऑफ दिस टर्म, या ध्यान से देखो टैन इनवर्स की टर्म्स में ज्यादा इजी है, दिस अपॉन दिस करके देखो, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा करोगे तो ये रूट वाली टर्म पूरी ही खत्म हो जाएगी। और टैन अल्फा सुंदर सा आ रहा है, टैन अल्फा जो है वो 1 बाय म्यू बन रहा है, टैन अल्फा 1 बाय म्यू बन रहा है, तो ये बन रहा है टैन इनवर्स 1 बाय म्यू माइनस 90 डिग्री। तो इस एंगल पे अगर हम फोर्स लगाएंगे tan इनवर्स 1 बाय म्यू माइनस 90 डिग्री, इस एंगल पे अगर हम फोर्स लगाएंगे तो मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड होगा, कितना मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड होगा, दिस मच, रूट ऑफ म्यू एम जी अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। अब यहां पे इस आंसर को तुम देखोगे ना तो यार ये आंसर नेगेटिव नजर आ रहा है, ये आंसर नेगेटिव नजर आ रहा है क्योंकि tan इनवर्स ऑफ दिस एंगल ये तो जो भी है 1 अपॉन म्यू तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, 1 और म्यू दोनों ही, तो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कोई एंगल आएगा tan इनवर्स 1 बाय म्यू, और माइनस 90 डिग्री करेंगे तो थीटा नेगेटिव आ रहा है। थीटा नेगेटिव होने का इस क्वेश्चन में क्या मीनिंग हो जाएगा, हमें मिनिमम फोर्स निकालना था, मैथमेटिकली हमने काम किया पूरा, थीटा का आंसर नेगेटिव आ रहा है। थीटा का आंसर नेगेटिव होने का मतलब है कि ये ऊपर की तरफ नहीं होगा एंगल, ये एंगल नीचे की तरफ बनेगा, मतलब मिनिमम फोर्स का जो केस होगा उसमें F इस तरह से एक्ट करेगा। देखो इस तरह से ये F जो है इस तरह से एक्ट करेगा, थीटा क्योंकि हमारा नेगेटिव आ रहा है, और ये वैल्यू कितनी होगी जो हमारा आंसर आया इसका मैग्नीट्यूड, मतलब उल्टा कर दो इसको, ये छोटा एंगल माइनस बड़ा एंगल लिखा हुआ था, नेगेटिव आंसर आ रहा है, तो इस डायग्राम में अगर दिखाना है तो हम बोलेंगे 90 डिग्री माइनस tan इनवर्स 1 बाय म्यू पे ये लग रहा होगा। दिस इज द केस ऑफ मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड। अगर इस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएं पुशिंग तो मिनिमम फोर्स जरूरी होगा, मिनिमम फोर्स डेफिनेटली होगा। या इसको देखो ऐसे भी बना सकते हो, अगर तुम पुलिंग नेचर में बनाना चाह रहे हो तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं, इस फोर्स को यहां लगा दो ऐसे, मिनिमम फोर्स टू स्टार्ट स्लिपिंग वो ये है जिसमें ये वाला एंगल है 90 डिग्री माइनस tan इनवर्स 1 बाय म्यू। आई होप चीजें क्लियर हुई होंगी, नेगेटिव आंसर आने का क्या मीनिंग है। तो इस वीडियो में देखो हम इतना ही करते हैं, बाकी इसके अलावा कुछ और भी फ्रिक्शन के क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा तो उसका एक अलग पार्ट 2 करके नेक्स्ट पार्ट में हम उन क्वेश्चंस को देखते हैं, बट वो वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए जिनको ये वाले क्वेश्चन समझ में आ गए हैं बहुत अच्छे से, तो वो अगली वीडियो डेफिनेटली अभी की अभी देखो, और अदरवाइज वेट करो, पहले इनको समझो अच्छे से डिटेल्ड और फिर नेक्स्ट वीडियो वॉच करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम और सवाल करेंगे फ्रिक्शन के, स्टैटिक एंड काइनेटिक दोनों ही तरह की फ्रिक्शन के। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।